हेलो स्टूडेंट्स, कई बार आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो CSI नेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, टेस्ट देते हैं, प्रॉपर प्रिपरेशन उनकी होती है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में उन 3 आवर्स को वो प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते हैं, कुछ गलतियां ऐसी कर जाते हैं जिनसे उनको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर समा शुक्ला। आई एम PhD फ्रॉम CSIR CMAP और आज मैं आपको वो पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो आपको ध्यान रखने हैं जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे। उन 3 आवर्स में आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स पे ध्यान रखेंगे, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो एंड तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपको अपना जो पॉजिटिव टेम्परामेंट है वो मेंटेन करके रखना है। आपको बिल्कुल भी सेल्फ डाउट नहीं आना है कि मेरे को ये चीज़ें नहीं आ रही हैं या मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा। आपको खुद में भरोसा रखना है कि जो 5 से 6 महीने में मैंने तैयारी की है, जो चीज़ें मैंने पढ़ा है, उन सबको मुझे अच्छे से आज करके आना। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन उन एरिया से आएंगे उसको मैं अच्छे से करूंगा। तो कोई भी सेल्फ डाउट यहाँ पे आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको खुद पे ट्रस्ट रखना है, तभी आप पेपर अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलूँगी कि CBT मोड एग्जाम में आपको एक सिस्टम अलॉट किया जाता है, एक डेस्कटॉप आपको अलॉट किया जाता है जिसपे आपका रोल नंबर सारी चीज़ें होती हैं। जब आप वहाँ पे बैठेंगे, एक बार जब सिस्टम आपके सामने आ गया उसके बाद आप बाकी की किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे, है ना। क्लास का एनवायरनमेंट क्या है, आपके कौन बच्चा क्या बोल रहा है, किसी भी चीज़ पे जो भी कोई भी ऐसी बैकग्राउंड नॉइज है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपका फोकस केवल और केवल आपकी स्क्रीन पे होना चाहिए, आपके क्वेश्चंस पे होना चाहिए। क्योंकि इंस्ट्रक्शंस रीड करने के बाद जब आप पेपर स्टार्ट कर देते हैं तो वहीं से आपका टाइमर शुरू हो जाता है। तो यू कैन नॉट वेस्ट इवन ए सिंगल मिनट। ठीक है, क्योंकि वो भी आपका डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो आपका फोकस पूरी तरीके से आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे होना चाहिए, क्वेश्चंस पे होना चाहिए। खुद को काम रखने की कोशिश करिए, बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं आनी चाहिए आपको कि मेरे को ये चीज़ें नहीं आ रही हैं। देखिए, जो कुछ भी आपने पढ़ा है ना, हर चीज़ें उस पर्टिकुलर मोमेंट पे नहीं, आपको हमेशा नहीं याद होती। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने खुल के आता है, जब क्वेश्चंस आप रीड करते हैं, ऑप्शंस रीड करते हैं, तो आप चीज़ों को रिकॉल कर पाते हैं। तो खुद को काम रखिए, है ना, सेल्फ पॉजिटिव टॉक करते रहिए और है ना खुद को बैलेंस रखिए ताकि जितने भी क्वेश्चंस आप देखें उनको आप अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, थर्ड पॉइंट में अगर बोलूँ यहाँ पे तो ये आपके लिए है कि जब आप क्वेश्चन आपका पार्ट A है या पार्ट B है या पार्ट C है, सभी को पता है 3 सेक्शंस होते हैं आपके। तो इन तीनों सेक्शंस में जो क्वेश्चंस का सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप पार्ट B-C की बात करें जहाँ पे ओवरऑल 13 यूनिट्स आपकी है, और आई एम प्रिटी श्योर कि आप सभी ने पूरी यूनिट्स प्रिपेयर नहीं करी होंगी एंड नोबडी कैन डू दैट। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चंस है, चाहे पार्ट B के 50 में आपको 35 और पार्ट C के 75 में जो 25 क्वेश्चंस करने होते हैं, उनमें आप अपने एरिया से क्वेश्चंस ढूंढें, है ना। बहुत इजी है, आप क्वेश्चन क्लिक करके पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर 3-4 क्वेश्चन शुरू के आपको नहीं आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपने जो यूनिट्स प्रिपेयर करी है, ट्रस्ट मी, हर यूनिट से क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो आपको बस ढूंढना है, उन क्वेश्चंस को सर्च करना है और उन पर्टिकुलर क्वेश्चन तक पहुंचना है ना। सो दैट आप अपने एरिया से क्वेश्चन जिनकी प्रिपरेशन आपने करी है ना, उन एरियाज में आप जंप करें और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट मैं बोलूँ कि जब आपने क्वेश्चन रीड किया है ना, जब आपको क्वेश्चन मिला, आपने सपोज आपने है ना प्लांट फिजियोलॉजी प्रिपेयर करी थी और आपको कोई प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन पार्ट B में या फिर पार्ट C में मिला, तो आपने क्या करना है, आपको लगता है मैंने ये टॉपिक पूरी तरीके से पढ़ लिया है और मेरे को क्वेश्चन इस तरीके का तो बिल्कुल ईजी है, मैं तुरंत सॉल्व कर लूंगा। तो कई बार क्या होता है, आप क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड नहीं करते हैं, है ना। जितना टाइम आपको देना चाहिए एक क्वेश्चन को रीड करने में, है ना, वो आप नहीं देते। आप जल्दबाजी में, है ना, आपने क्वेश्चन रीड करा और आपने ये नहीं देखा कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, आपने आंसर टिक कर दिया जल्दबाजी में, है ना। जब आप उस तरीके के PYQ सॉल्व करके रखे होते हैं, तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हैं जिस भी यूनिट के, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से रीड करें और समझने की कोशिश करें कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तभी आप उसमें सही नंबर लेके आएंगे। ठीक है, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस होंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो कई बार क्या होता है, एक ये भी चीज़ होती है कि सपोज हमने कोई टॉपिक तैयार किया होता है और एग्जाम में हमको उस टॉपिक से क्वेश्चन मिल गया, बट समटाइम्स क्या होता है हम उस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमें ये जिद होती है कि हमने तो ये टॉपिक पढ़ा था, हमने तो इतनी प्रैक्टिस की थी, हमें इसको ज़रूर सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि किसी पर्टिकुलर यूनिट या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर स्टिक कर जाते हैं और 4 से 5 और कई बार 10 मिनट भी लगा देते हैं। ठीक है, और इस पूरे पेपर में यू विल गेट जस्ट 180 मिनट्स।
3 घंटे का टाइम होता है, 145 क्वेश्चंस आपको स्क्रॉल करने होते हैं, ठीक है। तो ये टाइम का गेम भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है, सपोज है ना, आपने एक बार रीड किया, 2 बार रीड किया, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करके जाइए, उसको रिव्यू के लिए डाल दीजिए, दोबारा से आप आके उसको देख सकते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है कि एक क्वेश्चन पे ही आप लगे रहें और आप 10 मिनट निकाल दें अपने, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि क्वेश्चंस की जो रीडिंग है, जो है ना, कि आपने करेक्ट नहीं देखा या इनकरेक्ट नहीं देखा, या ग्राफ में क्या इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। जब आप क्वेश्चन को स्क्रॉल करोगे तो आपको देखना है कि कहाँ पे कॉम्बिनेशन पूछा गया है, कहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट पूछा गया है, कहाँ पे मिसमैच पूछा गया है और कहाँ पे मैच पूछा गया है, ठीक है। कहाँ पे 1 करेक्ट विद ऑल इनकरेक्ट पूछा गया है, कहाँ पे 1 ऑल इनकरेक्ट विद 1 करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा गया है। तो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, ठीक है, जब क्वेश्चन आप रीड करें, क्योंकि बहुत बार होता है हम लोग, है ना, चीज़ों को प्रॉपर रीड नहीं करते और गलत आंसर मार्क करके आते हैं, और बाद में जब पेपर हमको मिलता है तो हम कहते हैं अरे कितना सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे तो मैंने कितने क्वेश्चंस करे थे, लेकिन कितनी जल्दबाजी में मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया, ठीक है। और भाई नेगेटिव मार्किंग बेस्ड एग्जामिनेशन में तो ऑब्वियसली वो नंबर तो जाएगा ही जाएगा आपका, दूसरे क्वेश्चन का नंबर भी आपका चला जाएगा। तो बहुत केयरफुल रहना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर बोलूँ, जो आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका टाइम मैनेजमेंट, है ना। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पूरे सेक्शंस में किस तरीके से टाइम को मैनेज कर पा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को आप कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पेपर की अगर मैं बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको पहला तो सीक्वेंस पे ध्यान देना है ना। मेरे ख्याल से तो आप सेक्शन ए अटेम्प्ट करो, सेक्शन बी करो, फिर सेक्शन सी पे जाओ। अगर मैं टाइम की बात करूं तो अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी है पार्ट ए की, तो आप आसानी से, जो भी टारगेट आपका हो, अगर आपने ज़्यादा प्रैक्टिस करी है तो हो सकता है आप 10 क्वेश्चंस कर सकते हैं, कम प्रैक्टिस है तो हो सकता है आप 5 ही क्वेश्चन करें, बट कोशिश करिए कि 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम आप सेक्शन ए पे डिवोट नहीं करिए, ठीक है। इसलिए मैं अभी पूरा कैलकुलेशन आपको बताऊंगी कि क्यों मैंने पार्ट ए को 30 मिनट्स देने को आपको बोला। 30 मिनट्स या 35 मिनट सपोज आपने पार्ट ए को दे दिया, इसके बाद 1 आवर या लेस देन 1 आवर आप सेक्शन बी को देंगे। सेक्शन बी में भी, है ना, 15 से 17 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, अगर मैं 25 का एवरेज लेके चलूँ, कि आप 25 से 30 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पे होते हैं कि 1 लाइनर होते हैं या 2 लाइनर भी होते हैं। आपने क्वेश्चन रीड करा, आंसर आ रहा है तो आपने टिक करा, आप आगे बढ़ गए। कुछ क्वेश्चंस पार्ट बी में भी ट्रिकी होते हैं, मैं ये नहीं कह रही, इसलिए मैंने 1 आवर के अप्रॉक्स आपको टाइम बी में स्पेंड करने को बोला, ठीक है, जो आपका सिलेबस का होता है। उसके अलावा पार्ट सी के लिए आपको कम से कम 1.5 घंटे का, 90 मिनट्स या 100 या 110 मिनट्स के अराउंड टाइम आपको पार्ट सी के लिए रखना है। वजह क्या है, पार्ट सी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आपको मिलते हैं, अटेम्प्ट आपको कम करने होते हैं, यूनिट्स बहुत ज़्यादा हैं, बट जिन यूनिट्स को आपने प्रिपेयर करा है आपको उन यूनिट्स के क्वेश्चंस को सर्च करना है, तो दैट नीड्स टाइम, उसमें आपको टाइम चाहिए पड़ता है। अगर ये टाइम आप सेक्शन ए और बी से बचा के नहीं रखेंगे तो सेक्शन सी के क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और सेक्शन सी के क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने देखे होंगे, आई एम श्योर आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है, कई सारे, है ना, कई सारे लाइन से क्वेश्चंस आपके होते हैं, ग्राफ होता है, टेबल होता है, कई सारा डेटा आपका होता है, तो उसमें आपको टाइम चाहिए होता है। या बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिसर्च बेस्ड आते हैं, जहाँ पे कोई एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट दे दिया और उसका कंक्लूजन आपसे पूछते हैं कि ये प्रोटीन था, ये एंजाइम आपने डाला, इतना मिलीमोलर इनहिबिटर डाला, है ना। इस तरीके से 3-4 कंडीशंस उन्होंने दे दी और कोई ग्राफ दे दिया या 5 से 6 स्टेटमेंट दे दिए और आपसे पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो पार्ट सी के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 मिनट्स के अराउंड तो चाहिए पड़ेगा, ठीक है। अब एक सिंपल सी कैलकुलेशन लेके चलते हैं कि अगर आपने केवल 1.5 घंटे बचाए, ठीक है, सपोज अगर आप, है ना, 90 मिनट्स के अप्रॉक्स रखते हैं अपने लिए पार्ट सी के लिए, तो यहाँ पे भी आपको 3, है ना, अगर 90 को आप 25 से डिवाइड करें, है ना, जस्ट अगर हम पूरा कैलकुलेशन करें कि आप 25 के 25 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि करेंगे आप 22-23 तो भी आपका सिलेक्शन होगा। ऑलरेडी मैंने एक कैलकुलेशन की वीडियो डाली है कि कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, वो जाके आप देख सकते हैं। तो अगर 25 क्वेश्चन भी हम मान के चलें तो आपको 3+ मिनट्स मिल जाएंगे, 3.6 के अराउंड मिनट्स आपको पर क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, सेक्शन सी की ट्राई करिएगा, अभी 2 दिन का टाइम है एग्जाम से पहले, कोई भी पेपर उठा के देखिएगा और पार्ट सी का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आप 1 मिनट में नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, यू नीड लिटिल बिट टाइम फॉर सेक्शन सी क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस वजह से पार्ट ए में 30 मिनट्स, पार्ट बी के लिए,
है ना, लेस देन 1 आवर मैं बोलूँगी। और पार्ट सी के लिए है ना मोर देन 90 मिनट्स रखिएगा, 1.5 घंटे से ज़्यादा का टाइम पार्ट सी के लिए रखिएगा। क्योंकि क्वेश्चंस पार्ट सी में कई बार क्या होता है कि 15-16 क्वेश्चन तो आप कर गए, बट 6-7 या 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा डाउट होता है, तो आप क्या करते हैं उसको रिव्यू के लिए डाल देते हैं, है ना। तो वहाँ पे एंड में जब आप पेपर सबमिट करते हैं ना, तो उसके बाद आपको आके क्रॉस चेक करना होता है कि जहाँ पे आपने 50% कन्फ्यूजन वाले में रिव्यू के लिए डाल दिया था, उनको आपको क्लियर करके करेक्ट ऑप्शन लगा के फिर सेव भी करना है। तो लास्ट के 10 मिनट्स आपको बचाने हैं सेक्शन ए, बी और सी की स्क्रॉलिंग के लिए भी, कि जो चीज़ें आपने कंफर्म मार्क करी हैं, कहीं पे कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है, कहीं पे आपने रिव्यू के लिए डाला, क्योंकि आपको पता है, आई होप आप लोगों ने जो पहले दिए होंगे पेपर उनको आइडिया होगा। जो नहीं दिए हैं, मैंने इस पर भी रिलेटेड एक वीडियो बनाया है कि सीबीटी मोड में किन किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किन क्वेश्चंस में जिनमें आप श्योर हैं उनमें आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, जिन क्वेश्चंस में आप 90% या 80% श्योर होते हैं उसमें आप रिव्यू एंड सेव का ऑप्शन टिक करते हैं, जिनमें आपको 50% कंफ्यूजन होती है, 50% आप श्योर होते हैं, उनको आप केवल रिव्यू के लिए डाल देते हैं। तो जिन क्वेश्चंस में आपने रिव्यू एंड सेव के लिए डाला है वो इवैल्यूएट होंगे आपके, तो उनको आपको जरूर से क्रॉस चेक करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर आप एग्जाम में अच्छे रैंक से क्वालिफाई करेंगे इस एग्जाम को। ये सारी गलतियां जो पॉइंट्स मैंने आपको बोले इनको बिल्कुल भी नहीं दोहराइएगा, हर एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, ज़रूर से वॉच करिएगा, पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। बहुत जल्दी कुछ और वीडियोज़ के साथ मैं आपके लिए आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।